ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमने देखना है कि किसी पेंसिल को अगर इसमें रखा जाए ग्लास फिल्ड विद वाटर वाली ऑब्जेक्ट में। ये सपोज एक कंटेनर लिया जो पानी से फिल है। इसके अंदर अगर हम पेंसिल रखें, ये तो लाइव मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, कांच के ग्लास के अंदर ऐसे हमने एक पेंसिल रख दी। ठीक है, तो ये पेंसिल कैसी दिखेगी? इट विल अपीयर टू बेंड। सपोज ए से बी तक ये पोजीशन है। होता क्या है, जो लाइट है यहाँ से निकलेगी ऐसे, ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो अपने पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। सपोज दिस इज नॉर्मल। तो लाइट जब बेंड हो गई नॉर्मल से, तो ये जो बेंड हुई लाइट है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, इसने पीछे आके यहाँ पे एक वर्चुअली इमेज फॉर्म कर देनी है। तो ये तो ऐसे ही है और यहाँ से आगे पेंसिल ने इतना बेंड हो जाना है, तो हमें पेंसिल इंटरफेस से नीचे बेंड हुई दिखाई देगी। मीन्स हमें कौन सी पोजीशन दिखेगी? ओ टू सी। दिखनी कौन सी चाहिए थी? ओ टू बी, बट हमें ओ टू बी पोजीशन नहीं दिखेगी। रिफ्रैक्शन की वजह से ओ से सी वाली इमेज दिखेगी। तो है क्या, मैंने एक रॉड ए बी पानी में डिप कर दी और ओ बी जो पोर्शन है वो पानी के अंदर डिप है और ये पोर्शन ओ बी शॉर्टेंड दिखता है। और क्यों? क्योंकि वो ओ सी वाली पोजीशन तक रेज नज़र आता है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट यहाँ से बी से निकलेगी, इंटरफेस पे फॉल करेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ रिफ्रैक्शन एयर और वाटर की जो बाउंड्री है वहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्टेड रे विल अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट सी। ठीक है, तो जो ओ बी पोर्शन है पेंसिल का वो हमें अपीयर्स होगा एज ओ सी। तो इसलिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो पानी में इमर्स होने के बाद हमें बेंड नज़र आती हैं। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया कि बेंडिंग ऑफ एन इमर्स्ड पोर्शन मीन्स वो जो पानी में डिप हुआ है पोर्शन, उसकी बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम मोर फिनोमिनाज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो हमें नेचर में दिखता है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा कि तारे क्यों चमकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। होता क्या है कि जो लाइट है स्टार से एमिट होती है तो वो अर्थ की बड़ी सारी लेयर से निकल के अर्थ तक पहुंचती है। मैं सॉरी रिपीट कर रही हूँ। लाइट जब स्टार से निकलेगी तो वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से पहले बड़ी सारी एटमॉस्फेयर की लेयर से पास होके निकलेगी। और लाइट एटमॉस्फेयर की बहुत सारी रिफ्रैक्शंस को झेलती है, तो हमें स्टार की अपैरेंट पोजीशन नहीं दिखती, हमें उसकी रियल रियल पोजीशन नहीं दिखती, अपैरेंट पोजीशन दिखती है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सपोज यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं और यहाँ पे कहीं स्टार की पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टार, एक्चुअल पोजीशन है। तो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होने की वजह से लाइट अलग अलग लेयर से जब निकलेगी तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। बेंडिंग होने के बाद ये अर्थ का सरफेस है लाइट की, ये हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखनी, यहाँ पे जाके रेज पीछे मीट करेंगी तो हमें स्टार की अपेरेंट पोजीशन दिखेगी। और होता क्या है, टेम्परेचर इन वाली लेयर्स का और इनकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो टेम्परेचर और डेंसिटी के चेंज होने से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जब ये चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर भी डेंसिटी भी, तो स्टार की रिफ्रैक्शन जो है वो अलग अलग तरह से हो रही है। मीन्स रेस की जो बेंडिंग है वो बदलती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपेरेंट पोजीशन भी बदल रही है। कभी स्टार यहाँ पे उसकी अपेरेंट पोजीशन आ रही है, कभी यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन आ रही है। तो पोजीशन बदलने से हमें वो लगेगा चमक रहा है, क्योंकि पोजीशन बदल रही है। तो इसलिए तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज देर इज ए कंटिन्यूस चेंज इन द apparent position of a star that leads to twinkling of stars. Clear? नेक्स्ट एक और फिनोमिना जो हम नेचर में रिफ्रैक्शन से देखते हैं वो है सन अपीयर्स फ्लैटेंड, या कह लो ओवल शेप्ड।
कब ओवल शेप दिखता है? मॉर्निंग में और इवनिंग में, मीन्स राइजिंग के टाइम और सनसेट के टाइम हमें सन ओवल शेप दिखता है। ओवल शेप मतलब थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैटनिंग ऑफ सन। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए। जब सन मॉर्निंग या इवनिंग में होता है तो हॉरिजन के पास होता है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट लेयर का, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है विद हाइट। ठीक है, तो सन, सपोज ऐसे सन है, सन का ये लोअर एज है और ये अपर एज है, तो लोअर एज से लाइट रिफ्रैक्ट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अपर एज, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का वो हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए जो बेंडिंग है अपर और लोअर पार्ट से, वो बेंडिंग अलग अलग हो रही है, तो जो इमेज बनती है वो थोड़ी सी फ्लैटेंड हो जाती है ड्यू टू अनइक्वल बेंडिंग ऑफ लाइट। इमेज बनती है वो वर्टिकली, diameter of the sun appears to oval and larger in size, but नून में क्या होता है, जब बिल्कुल 12 बजे का टाइम होता है तो सन ओवरहेड हो जाता है, बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाता है, हॉरिजन के पास नहीं होता। ऊपर आने से जो रेज हैं सारी इक्वली बेंड होती हैं, इसलिए हमें नून में सर्कुलर शेप का सन दिखता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द अपर and lower edge of the sun bends unequally, so due to unequal bending of the light, the image of the vertical diameter of the sun appears to be oval, but at the noon sun कहाँ पे होता है, ओवरहेड पे, तो रेज जो सन से आ रही हैं वो एटमॉस्फेयर में नॉर्मली एंटर करती हैं, तो रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होती, नॉर्मल हो जाती है पोजीशन, तो इसलिए सन अपीयर्स सर्कुलर एट नून। जैसे ये अर्थ है सपोज, और अर्थ, ये अर्थ से ये लाइन जो निकलती है उसे बोलते हैं हॉरिजन। तो सन ने जब राइज होना है तब भी वो हॉरिजन के पास होता है या उससे नीचे होता है, जब सन सेट होता है तब भी वो हॉरिजन से नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे सन की नीचे वाली पोजीशन और ऊपर वाली पोजीशन, मतलब अपर और लोअर एजेस हैं, यहाँ से लाइट बेंड होनी है। ठीक है, लाइट बेंड होके ऑब्जर्वर को दिख रही है, तो हमें सन, ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा ना, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से नीचे वाले पार्ट की और ऊपर वाले पार्ट की जो रिफ्रैक्शन होनी है वो अलग अलग होगी, मीन्स लाइट एक ही पोजीशन में अगर बेंड हो, मतलब लाइट की बेंडिंग सेम हो, तो सन की इमेज पर्सन को गोल दिखेगी, बट लाइट की बेंडिंग अनइक्वल है इस पर्सन के लिए जो अर्थ पे है, क्योंकि लेयर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया लोअर और अपर एज से, तो लाइट की अनइक्वल बेंडिंग की वजह से सन थोड़ा सा ओवल शेप दिखता है, बट नून में क्या होता है, हॉरिजन से नीचे नहीं होता, सन बिल्कुल ऊपर चला जाता है, तो लाइट नॉर्मली फॉल करती है ऑब्जर्वर के ऊपर, तो नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़ीरो, रिफ्लेक्शन होती नहीं, तो सन की शेप हमें वो सर्कुलर नज़र आती है नून के टाइम। ये कंसेप्ट है, इसमें रेज ने ऐसे बेंड होना है, बेंड होने के बाद हमें यहाँ पे सन की अपेरेंट पोजीशन देखनी है, ये है सन की रियल पोजीशन, और जब इमेज बननी है वो है अपेरेंट पोजीशन, जो लाइट की ऐसे लाइट बेंड हो रही है, बेंड होने की वजह से यहाँ पे हमें अपेरेंट पोजीशन दिखती है, जो वो पोजीशन दिखती है लाइट की अनइक्वल बेंडिंग होने की वजह से प्रॉपर सर्कुलर शेप नहीं आती, सर्कुलर शेप नहीं आती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि नेम से भी इंडिकेट हो रहा है कि लाइट ने अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन सफ़र करनी है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, बट ये कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन को फेस करना, उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और शॉर्ट में से TIR भी बोल देते हैं। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, सपोज एक टैंक है जो पानी से फिल्ड है, और इसमें दिस इज इंटरफेस, द बाउंड्री विच सेपरेटिंग द टू मीडिया, बाहर, बाहर रेयरर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, से दिस इज एयर, और अंदर वाटर फिल कर लिया, दिस इज डेंसर मीडियम, सपोज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2। तो यहाँ पर पड़ी है इस टैंक के अंदर ऑब्जेक्ट,
और ये कम्प्लीटली वाटर से फिल्ड है। ये फिनोमिना हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास लेज़र लाइट हो तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसकी प्रैक्टिकली ये परफॉर्म कैसे होता है। तो अगर नॉर्मली देखें तो ओ से लाइट ऐसे बाहर निकलेगी तो हमें कोई चेंज नहीं फील होगा। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया लाइट को फॉल करवाने का, तो लाइट यहाँ से निकली और रिफ्रैक्ट होके इधर चली गई, ठीक है। और ये इसका नॉर्मल है लाइट का। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और हो सकता है कुछ पार्शली लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए, मीन्स दोनों ही। ये लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्शन है जो पार्शली हुई है। फिर हमने लाइट का एंगल और बढ़ा दिया, इंसिडेंस एंगल। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लाइट का एंगल इतना होगा, रे यहाँ से थोड़ी और अंदर को बेंड होगी, पहले बेंडिंग इधर है फिर बेंडिंग इधर हो गई, एक ऐसा पॉइंट आएगा बेंडिंग बिल्कुल इंटरफेस पे हो जाएगी। इस केस में ये एंगल होता है ना रिफ्रैक्शन का एंगल आर, और ये एंगल है इंसिडेंस। तो ये एंगल तो इंसिडेंस है और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो जिस केस में रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री बन गया उस इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। फिर अगर हम इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल से ज़्यादा कर दें, ये इंसिडेंस एंगल और बढ़ाया, तो लाइट जो पहले इंटरफेस पे आई थी अब वो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये यहाँ पर लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट हो रही थी हर केस में, यहाँ पे लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गई है, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुई है, रिफ्रैक्शन नहीं, अंदर बेंड सेम मीडियम में आ गई है, सो दिस इज रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे आर 90 डिग्री है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, या कह सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मतलब इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कब बोलेंगे? जब रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर लाइट इंसिडेंस एंगल अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाए, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच रिफ्रैक्टिव एंगल बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और अगर इंसिडेंट लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे फॉल कर रही है तो लाइट विल बी sent back to the same denser medium, sent back to same denser medium, and no refraction take place. All the incident light will be reflected back to the same denser medium. This phenomena is called total internal reflection, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बेसिक दो कंडीशन क्या है? बेसिक टू कंडीशंस आर, two conditions for TIR to occur. First is light should travel from denser to rarer medium. लाइट को डेंसर से रेयरर जाना है। हमारे डायग्राम में देखो अंदर वाला मीडियम डेंसर था, बाहर वाला रेयरर था। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है। तो TIR सिर्फ तभी होगी अगर लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर and angle of incidence is greater than critical angle. So what is TIR? The phenomena, this phenomena by which this ray of light is traveling from a denser to rarer medium is sent back to the same denser medium provided it strike the interface of the denser and the rarer medium at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection. फाइन। अब इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं कि लाइट ने कितना रिफ्रैक्ट होना है। देखिए लाइट जो है वो कहाँ से गई है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गई है। देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू
स्नेल्स लॉ स्टेट करता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. तो व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium 1, according to Snell's law, refractive index of फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड. अगर मैं फर्स्ट मीडियम का देख रही हूँ तो एंगल ऑपोजिट वाला ऊपर आएगा. ठीक है, तो वो है साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि मैंने फर्स्ट मीडियम को रेयरर माना है. ठीक है, तो साइन आई ऊपर आएगा और आर नीचे आएगा. फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा क्रिटिकल जब आर है 90 डिग्री. तो साइन आई हो गया साइन सी और साइन आर हो गया साइन 90. वी ऑल नो साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो वैल्यू बन गई 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीन्स 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 साइन सी. ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया. बट हम जो निकाल रहे हैं वो है, मैंने अभी निकाला 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल टू साइन सी. और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमें पता है कि 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1. मुझे ये टर्म चाहिए. मीन्स सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हो गया 1 बाय साइन सी. एक ये आंसर है. फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज साइन सी एंड सेकेंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज 1 बाय साइन सी. ठीक है, तो व्हाट इज सी? सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. तो अगर हम आइस की बात करें, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31, ये वाली वैल्यू 1.31. तो उसका क्रिटिकल, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 49.76 डिग्री. ऐसे ही डायमंड जो है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, और तो उसका जब हम ये फॉर्मूला लगा के क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 24.41 डिग्री. तो इसलिए इस फॉर्मूला से अगर हमें किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसका क्रिटिकल कितना बनेगा. और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से जब लाइट फॉल करवाएंगे देन इट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, सारी इंसिडेंट की जो लाइट की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है डेंसर मीडियम में, सारी एनर्जी. तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता इस केस में. तो इमेज जो फॉर्म होती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वेरी ब्राइटर देन द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर. मिरर के केस में थोड़ी सी एनर्जी का लॉस हो जाता है, बट इस केस में जितनी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो सारी डेंसर मीडियम में कैरी हो जाती है जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो इसलिए इमेज बहुत अच्छी बनती है, ब्राइटर होती है. क्लियर? ओके बच्चे, आगे देखिए. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ से ऐसे लिंक करता है वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस एयर एंड दिस वेवलेंथ इज फॉर मीडियम. मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय वी होता है, तो उससे मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया. अब देखो क्रिटिकल एंगल साइन सी, यहाँ से क्रिटिकल एंगल साइन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल है. तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रेसिप्रोकुलेट कर देते हैं लैम्डा एम बाय लैम्डा. तो नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल डिपेंड किस पे कर रहा है? वेवलेंथ पे. मीन्स ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लेसर विल बी द क्रिटिकल एंगल. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. ग्रेटर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, lesser will be critical angle. और वेवलेंथ से क्रिटिकल एंगल कैसे लिंक करता है? मीडियम की डिवाइडेड बाय एयर की. फाइन. बच्चे एक ना कॉशियस फार्मूला होता है, पहले आप उसे सुनिए. अकॉर्डिंग टू कॉशियस फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑप्टिक्स में कई बार यूज होगा. ये फार्मूला लिंक करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉशियस फार्मूला के अकॉर्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रिलेटेड टू वेवलेंथ लाइक दिस, a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर. फर्दर टर्म्स होती हैं और a एंड b आर कांस्टेंट. ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा. ए और बी कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के ऐसे इनवर्स रिलेशन में है.
ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल साइन सी, क्रिटिकल एंगल कैसे लिंक करता है, 1/n, साइन सी इज इक्वल टू 1/n। ये देखो n 1/λ² है और साइन सी 1/n है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, साइन सी ये वाला 1/n की जगह मैं λ² पुट कर दूंगी ऐसे। तो क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब वेवलेंथ कौन से कलर की सबसे ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। तो क्रिटिकल एंगल किस कलर के लिए ज़्यादा होगा, रेड कलर के लिए। सो क्रिटिकल एंगल इज मोर फॉर रेड कलर, मीन्स रेड कलर के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की सबसे कम, तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम फॉर वॉयलेट एंड मैक्सिमम फॉर रेड। कॉशियस फॉर्मूला में सिर्फ इतना याद रखना कि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, मीन्स ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ को आपस में कनेक्ट करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो TIR की एप्लीकेशंस हैं। TIR को हम नेचर में कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, तो मिरर्स में और टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म्स में, मिराज में, सॉरी मिराज एक इसका फिनोमिना है, मिराज एंड टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि TIR की एप्लीकेशन है।